हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टॉक राइट फाइनेंस में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट है जसकिरत सिंह गुजराल जी। ये फाइनेंशियल अड्डा के फाउंडर है। फाइनेंशियल अड्डा हिंदुस्तान का मोस्ट व्यूड फाइनेंशियल न्यूज को लेकर इंस्टाग्राम पेज है जिसके 242 के फॉलोअर्स हैं एंड दे आर ग्रोइंग। जसकिरत जी ने बीएससी के द्वारा जीएफएमपी का एक कोर्स कंप्लीट किया है जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट प्रोफेशनल के अराउंड रिवॉल्व करता है। जसकिरत जी कोटक सिक्योरिटीज के सब ब्रोकर भी हैं, एएमएफआई रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड आईआरडीए सर्टिफाइड इंश्योरेंस एडवाइजर भी हैं। सो नमस्कार जसकिरत जी, गुड मॉर्निंग, लवली टू हैव यू टुडे ऑन आवर चैनल। Namaskar, Siddharth. Thank you so much for giving this opportunity and a wonderful description for me. Thank you so much. जी जी, बिल्कुल। तो जैसे फ्रेंड्स आप जानते हैं कि टॉक राइट फाइनेंस डोमेन के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में आते हैं फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के अराउंड, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद एक्सपर्ट्स लाइक जसकिरत जी। तो जसकिरत जी, शुरू करते हैं। मेरा सबसे Yes, sir. पहला सवाल आपसे है कि आपने अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कब किया था, उसके बारे में जरा बताइए। मैंने जो अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था ना, वो अराउंड स्टार्ट किया था 2017 अक्टूबर मंथ के आसपास। और मुझे याद है, और इस ऐसे नहीं, मेरे को मतलब ये नहीं था कि मेरे को सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं स्टॉक मार्केट में इसलिए एंटर हुआ था कि मैंने सुना था कि स्टॉक मार्केट में आप आने के बाद बहुत पैसा कमा पाओगे। तो मेरे को ये चीज सुनने में आया कि यार स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा है। तो मैं भी स्टॉक मार्केट में आया, मैंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया एंड सब कुछ किया। अपनी मम्मी से मैंने उधार लिया, मतलब मेरे को पैसे दो, मैं इन्वेस्ट करूंगा। एंड उसके बाद आपको पता है जो सबके साथ होता है, पहली बार में आपको प्रॉफिट जरूर होता है। तो राइट। स्टॉक मार्केट में मेरे को अक्टूबर मैंने 2017 में स्टार्ट किया, एक महीने के अंदर मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ। बट डे बाय डे वो जो प्रॉफिट था उससे मेरी और एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। एंड एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे बढ़ने से क्या हुआ, मेरे को एट द एंड लॉस होने लग गया। सो वो लॉस के बाद जो है मैंने और स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, शेयर मार्केट के बारे में और सीखना स्टार्ट कर दिया। मैंने यूट्यूब चैनल्स में स्टार्ट कर दिया देखना वीडियोस। उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया एंड धीरे 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 ऐसे मेरी जर्नी जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्टार्ट हो गई। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब सबको जवानी का वो किक रहता है स्टार्टिंग में, और फिर एक बार घुसते हैं तो मालूम पड़ता है कि कैसी कैसी बिल्कुल। दिक्कतें आती है और कैसे उनको सॉल्व किया जाए। तो हमारे व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट आइडियाज शेयर कीजिए जो एग्जीक्यूट करने में आसानी हो। जैसे समझिए अगर कोई नया व्यूअर देख रहा है, somebody who's 18, 20, 22 years old, अपना मार्केट में पहला निवेश करने के बारे में सोच रहा है, तो कुछ ऐसे इजी एग्जीक्यूटेबल आइडियाज शेयर कीजिए। बेस्ट सूटेबल आइडियाज जो है ना, जो बहुत सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता। मेरा मानना है कि अगर आप 18 प्लस हो या 19 हो, 20s हो, उस एज में आप अभी पॉकेट मनी मिल रही है आपको, ठीक है, आप अपनी अर्निंग नहीं कर पा रहे। बट मेरा मानना है कि जब आप अपने 80s में 18 प्लस हो जाओ ना, तो आपको कुछ ना कुछ साइड हसल करना चाहिए जिससे आप कुछ ना कुछ अर्न कर लो। या अगर आपकी पॉकेट मनी भी मिल रही है उसमें से भी आपको कुछ अमाउंट, मेरा मानना है कि अगर आप 18 प्लस हो या 19 हो या 20 हो, आपको 500 से लेके 1000 रुपीज आपको एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए म्यूचुअल फंड्स में, जो कि बहुत इजी है। और म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे बेस्ट कैटेगरी है लार्ज कैप फंड की, जो कि एक सेफेस्ट कैटेगरी मानी जाती है इक्विटी फंड्स में, क्योंकि बड़ी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो छोटी कंपनीज और मिड साइज कंपनीज से वहां पे रिस्क जो होता है बड़ी कंपनीज में काफी कम होता है। और वो एसआईपी एग्जीक्यूट करने में सिर्फ 2 या 3 दिन लगते हैं और बहुत इजी प्रोसेस हो गया आजकल। ऑनलाइन हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है, एप्स आ चुकी है। बट मेरा मानना है कि अगर आपको खुद नॉलेज है तो आप खुद इन्वेस्ट करो, अदरवाइज किसी एडवाइजर की हेल्प लो। तो एसआईपी इज बेस्ट टूल। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, जितना जल्दी आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि कंपाउंडिंग वहां वर्क करती है। तो बेस्ट डिसीजन है कि अगर आप 18 प्लस हो चुके हो तो एक एसआईपी चाहे 500 की हो या 1000 की हो, आप अपनी सेविंग से जरूर करो। इट विल हेल्प यू टू मेक योर सेविंग हैबिट अच्छी, आपकी हैबिट बना देगा और एक आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का डिसिप्लिन आ जाएगा। जी जी जी, आई थिंक आपने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है कि वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है
उसको शुरुआत से बिल्ड किया जाए, एंड एसआईपी जैसे आप एडवाइस कर रहे हैं इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वे टू गो फॉर इट, राइट? अब जसकिरत जी थोड़ा सा अपना कॉन्वर्जेशन को शिफ्ट करते हैं, और आप ये बताइए कि आप मार्केट में इतना इन्वॉल्व हैं, डेली कुछ ना कुछ करते हैं मार्केट के बारे में, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कैसे ट्रैक करते हैं? हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसे टूल्स बताइए जो उनको यूजफुल हो अपने इन्वेस्टमेंट्स ट्रैक करने में। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया आज मेरी एज है 24 और ऑलमोस्ट मैं 2017 में आया था, तो ऑलमोस्ट 19 की एज में मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दी थी, एंड 20 की एज से मैंने अपना म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने जैसे ही अपने म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस स्टार्ट किया ना, मैंने अपनी एसआईपी भी स्टार्ट कर दी, और वो जो एसआईपी करी मैंने कोई भी मतलब 2 ईयर 3 ईयर्स के गोल्स के लिए नहीं करी, मैंने 20 की एज से एसआईपी अपनी रिटायरमेंट के लिए स्टार्ट करी। पहली एसआईपी जो मैंने स्टार्ट करी अपनी रिटायरमेंट के लिए करी, एंड धीरे धीरे जैसे मेरी थोड़ी थोड़ी इनकम इंक्रीज होती रही, मैं अपने एसआईपी और भी बढ़ाता रहा और अमाउंट भी इंक्रीज करता रहा। अब पॉइंट आता है कि आपने कहा कि कैसे मैं उसको ट्रैक करता हूं, तो हर 3 से 4 महीने बाद या 6 मंथ का एक गैप ले लेता हूं मैं, और उसके बाद जो मेरी एसआईपी है उनका मैं पोर्टफोलियो चेक कर लेता हूं। पोर्टफोलियो चेक करने से मेरे को ये बेनिफिट होता है, मुझे पता चल जाता है जो फंड मैनेजर जिसको मैं पैसा अपना दे रहा हूं वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं वो कोई गलत स्टॉक्स में तो नहीं इन्वेस्ट कर रहा। मैं इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने उस एग्जांपल से अपने एक क्लाइंट का अराउंड 40,000 रुपीज सेव किया था। तो आपको पता होगा थोड़े टाइम पहले, ये अराउंड 2020 की बात है, जब लॉकडाउन था, तो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स बंद हो जी गए थे। जी जी अब जी। हुआ क्या था, वो 6 म्यूचुअल फंड स्कीम में इतना ज्यादा उन्होंने ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया था जहां से वो कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया और वो पैसा वापस नहीं आ पाया, और फ्रैंकलिन टेम्पलेटन वो पैसा अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दे पाया जो रिडम्पशन कर रहे थे। अब फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने क्या कहा कि उनसे टाइम लिया और बोला कि हम आपको बाद में पैसा जो है वापस करेंगे, बट वहां पे मैंने अपने इन्वेस्टर का लॉकडाउन से पहले ही मैंने अपने इन्वेस्टर को एग्जिट करवा दिया था उस फंड से, और मेरे इन्वेस्टर को अराउंड 1,000 रुपीज का लॉस हुआ था, मेरे जो क्लाइंट थे। अब मैंने कैसे ये ट्रैक कर लिया, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर रहा होता हूँ तो मैं अपने इन्वेस्टर्स की भी ट्रैक करता हूँ। तो जितने भी मेरे इन्वेस्टर्स हैं मैं उनके ट्रैक कर रहा था, तो एक फ्रैंकलिन टेम्पलेटन में मैंने उनके भी डेट फंड में अपने एक इन्वेस्टर का अमाउंट जो है स्टार्ट करवाई थी एसआईपी। अब ट्रैक करते करते सर मैंने क्या देखा वहां पे, कि वहां पे जो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन है ना, वो एक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा है। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि इस जो पोर्टफोलियो ये बनाया है, इस जगह से पैसा या तो नहीं आ रहा या शायद आ जाए, ठीक है, उसका ये मतलब होता है। तो मेरे को इसका मतलब नहीं भी पता था, मैंने इसके बारे में सर्च किया, गूगल में इसके बारे में रीड किया, तो मैंने देखा यार यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, और मैंने वन ऑफ दी मतलब एक चीज जो नोटिस करी वहां पे वो ये करी कि इनका पैसा सबसे ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है येस बैंक में, इनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा था डीएचएफएल में, इनका पैसा रिलायंस की कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा था, डेट फंड की बात कर रहा हूं मैं। सो मेरे को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लगी, मेरे को यार नहीं ये सही फंड नहीं है, मैंने अपने एडवाइजर मतलब जो क्लाइंट है उनको एक सही फंड नहीं दिया, तो मेरे को यहाँ पे उनको एग्जिट करवाना चाहिए। तो मैंने अपने क्लाइंट को कॉल किया एंड सब कुछ उनको एक्सप्लेन किया, और उन्होंने कहा ठीक है आप एग्जिट करवा दीजिए। 1,000 का लॉस हुआ, और उसके थोड़े टाइम बाद ही वही स्कीम आप उसी कैटेगरी में आ गई जो 6 स्कीम्स बंद हुई थी फ्रैंकलिन टेम्पलेटन की, उसमें वन ऑफ दी वो स्कीम भी थी, बट मेरे क्लाइंट का पैसा उसी टाइम निकल गया था, नहीं तो आज मेरे क्लाइंट भी अपने पैसे के लिए वेट कर रहे होते। तो ये चीज है कि आपको टाइम बाय टाइम एक 6 मंथ का गैप, तो हाफ ईयरली मतलब ईयरली में 2 रिव्यूज आपको अपने पोर्टफोलियो के करने चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप रिव्यू करते रहोगे और देखोगे आपका फंड मैनेजर कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, वो सही जगह लगा रहा है या नहीं लगा रहा, इन चीजों से आपको एक अच्छा रिव्यू मिलेगा और एक अच्छा डिसीजन लिया जाएगा। समझ गया। काफी मतलब जब ट्रैक करना चालू करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं गैप्स देके, तो समझ आ जाता है कि वो पैसा सही जगह लग रहा है नहीं लग रहा, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है फ्रॉम अ रिटेल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? तो अब जैसे जसकृत जी आप ये बताइए कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर हम बात करें, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत असेट क्लासेस है। लोग बोलते हैं गोल्ड में लगा दो, कोई बोलता है स्टॉक्स में लगा दो, कोई बोलता है कैपिटल मार्केट में बॉन्ड खरीद लो, राइट? तो आप ये बताइए कि आप के हिसाब से सबसे बेस्ट असेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? कुछ ऐसा बताइए जो आपने खुद अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में उसको इम्प्लीमेंट किया हो, और कैसे आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, सो एसेट एलोकेशन ना टोटली डिपेंड करती है आपकी एज के अकॉर्डिंग। अब हम अगर कोई एज जिनकी है 45 50 प्लस या 55 और वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, अगर हम उनको इक्विटी की इन्वेस्टमेंट की तरफ भेज दें तो वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है।
बट जितने हम यंग है, अगर हम अपनी 20s की एज में है और हम अर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा फोकस इक्विटीज में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत टाइम है। हम लोग ये क्यों सोचते हैं हमने जहां अगर किसी कोई चीज में पैसा इन्वेस्ट किया तो हमें 2 साल बाद 3 साल बाद उसका रिटर्न मिल जाए। हम 2 साल 3 साल की ना सोच के नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर्स की सोचे तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए मिलेगी, क्योंकि इंडिया जो मार्केट है, इंडियन की स्टॉक मार्केट है, वो अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ होनी है वहां पे। तो यहाँ पे इस टाइम बेस्ट है कि अगर आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करो, और उसमें भी इक्विटीज में भी आप उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करो जितने अमाउंट में आप रिस्क ले सकते हो। एसेट एलोकेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपको वेरियस एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे एसेट्स होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट जो इन्वेस्टमेंट्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल इक्विटीज है, डेट फंड्स है, उसके साथ साथ और भी है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है। बट गोल्ड में आपका ये होता है कि सेफ्टी बहुत है बट रिटर्न कम हो जाता है। वहीं रियल एस्टेट में काफी ज्यादा अमाउंट की आपको इन्वेस्टमेंट लगती है। तो मेरा मानना है कि आपको, अगर आप 20s में हो, तो आपको ज्यादा अमाउंट जो है इक्विटीज की तरफ फोकस करना चाहिए। और इक्विटीज में भी मैं आपको सिंपल वर्ड में अगर कहूँ ना सिद्धार्थ जी, अगर जो क्लाइंट है, हमारे जितने भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, अगर उनको नॉलेज है इक्विटीज की तो वो डायरेक्ट इक्विटीज बाय करे, यानी स्टॉक्स को बाय करे। अगर नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप सिंपल एक अच्छा म्यूचुअल फंड बाय करिए, वो आपके लिए आगे इन्वेस्ट करेगा। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे इक्विटीज में, और 20s की एज में एसेट एलोकेशन का सबसे ज्यादा पार्ट हमें इक्विटीज में ही रखना चाहिए। बट उसमें भी मेरा यही मानना है कि जितना आप रिस्क ले सकते हो उसी अमाउंट को आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में डालिए, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये मेरा एक पॉइंट है। जी, जी, जी। धन्यवाद। जैसे-जैसे हम बात कर रहे थे तो पिछले सवाल के दौरान आपने हल्की-सी रिटायरमेंट की बात की थी, राइट? तो रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके आपका क्या ओपिनियन है और आपके हिसाब से बेस्ट एज क्या है इसके बारे में सोचने के लिए? अब हम गियर शिफ्ट करते हैं थोड़े उन इन्वेस्टर्स की तरफ जो मे बी अपने 40 या 35 से उस एज गैप में हैं और जो सोच रहे हैं कि हम 50 तक रिटायर हो जाएँ। तो कहाँ निवेश कर सकते हैं और आपका क्या विचार है? देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लानिंग इन फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर रिटायरमेंट प्लानिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना, मतलब इन 5 ईयर्स की, मतलब मेरी जर्नी में मैंने बहुत लोग ऐसे देखे जिन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करी, और आफ्टर 55 या आफ्टर 60 जो उनकी रिटायरमेंट है वो एक अच्छी एंजॉयबल रिटायरमेंट नहीं है। वो इवन डिपेंडेंट है अपने चिल्ड्रंस पे कि वो पैसा देंगे तो हम जो है अपनी लाइफ को बना पाएंगे। और आपको पता है उसके बाद अगर हमारे बच्चों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया तो आपको पता है कि क्या होता है। ठीक है, तो उस चीज में मेरा मानना है, जब भी मैं अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स उनको मैं एडवाइस करने जाता हूँ या वो मेरे को बुलाते हैं, तो मैं उनको समझाता हूँ कि रिटायरमेंट प्लानिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इन फाइनेंशियल प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। और मैं उनको समझाता हूँ कि जैसे मेरे को ज्यादातर क्लाइंट्स मिलते हैं 30 35 की एज में, मैं उनको फिर ज्यादा अमाउंट की एसआईपी स्टार्ट करने के लिए बोलता हूँ। अब रीजन क्या है, क्योंकि टाइम कम बचा है, तो हमें एसआईपी का अमाउंट ज्यादा इंक्रीज करना है, क्योंकि सबके गोल्स अलग है। कोई बोलता है कि मेरे को 1 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, कोई बोलता है मेरे को 5 सीआर का कॉर्पस चाहिए, कोई बोलता है 10 सीआर का कॉर्पस चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग एसआईपी का अमाउंट बनता है। बट मेरा पॉइंट ये है कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे रिटायरमेंट के बारे में सोचना, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और रिटायरमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट अगर मार्केट में अवेलेबल है वो है एसआईपी, यानी म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप एसआईपी करो। इसके अलावा मेरे को कोई भी प्रोडक्ट अभी ऐसा नहीं लग रहा रिटायरमेंट के लिए जो आपको बेस्ट रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा। तो जितना जल्दी आप रिटायरमेंट के लिए एसआईपी स्टार्ट करोगे उतना बेनिफिट है, क्योंकि इन फ्यूचर हमें नहीं पता हमारे बच्चे हमारे साथ क्या करेंगे। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। तो मैं जब भी क्लाइंट के साथ बैठता हूं तो मैं उनको कहता हूं, यार हमें नहीं पता, आपका बच्चा शायद आपके लिए बहुत अच्छा करे बट हमें नहीं पता वो क्या करेगा, बट आपकी सेफ्टी आपके हैंड्स में है। अभी आपका पैसा है और आप अपने लिए इन्वेस्ट करो, क्योंकि आफ्टर 60 हमें नहीं पता आपकी लाइफ कितनी चलेगी। अगर ये 80 तक भी जाती है, 85 तक जाती है, अगर आपके पास फंड्स नहीं होंगे तब आप क्या करोगे। तो एक और पॉइंट यहाँ पे मैं रखता हूँ सर, सिद्धार्थ जी, यहाँ पर इंडिया में कुछ लोगों के पास है गवर्नमेंट जॉब, कुछ के पास है प्राइवेट जॉब। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आप लोग जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आपको आफ्टर 60 एक अच्छा फंड जो है मिल जाता है, कॉर्पस मिल जाता है। तो आपकी रिटायरमेंट चल जाती है, ठीक है, इसको बैंक में रख दो और एफडी से इंटरेस्ट आ जाएगा, इसको एक पेंशन राइट। प्लान में डाल दो, एक पेंशन आ जाएगी। बट मैं उन लोगों के लिए बात करता हूँ जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए कौन सोचेगा।
वो जी लोग जी अपने जी। बिजनेस करते करते इतना बिजी रहते हैं कि अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचते ही नहीं है। तो जब भी मैं किसी क्लाइंट के साथ हम्म। बैठता हूँ, मैं उनको यही बोलता हूँ, यार आपके लिए कोई नहीं सोच रहा, मैं आपके लिए सोच रहा हूँ कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आज से ही जो आप इन्वेस्ट करोगे वो आपको आफ्टर 20-25 ईयर बहुत अच्छा अमाउंट मिलेगा और आपकी रिटायरमेंट एक एंजॉयबल होगी। ये थोड़ा मतलब है रिटायरमेंट का कि रिटायरमेंट के बाद आप घर बैठ जाओ, आप काम नहीं कर रहे तो आप घर बैठ जाओ, ठीक है, आपके पास पैसा है, आप एंजॉय करो ना अपनी लाइफ, हॉलीडेज बनाओ, आप जाओ इधर उधर राइट। घूमो, मतलब एंजॉयमेंट करो। तो ये मेरा मानना है और ये मैं सबको एडवाइस करता हूँ। तो बेसिकली आप कह रहे हैं अर्लियर द बेटर, एंड जिस हिसाब से अभी फिलहाल किसी की एज है उसके हिसाब से एसआईपी अमाउंट तय करके सही म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स में या सही फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में राइट। चालू किया जाए फॉर रिटायरमेंट। जसकृत जी, जैसे आप एक आईआरडीए सर्टिफाइड इंश्योरेंस एडवाइजर भी हैं, तो अब आप ये बताइए हमको कि इंश्योरेंस लेना कितना जरूरी है। जब हम फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करने से क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या लाभ होते हैं और उसकी जरूरत क्या है? देखिए, यहाँ पे इंश्योरेंस के लिए मैं बहुत क्लियर हूँ। मैं सबको पहले फोकस यही करता हूँ कि आपको एक टर्म प्लान तो जरूर बाय करना चाहिए, क्योंकि टर्म प्लान एक ऐसा है जो फुल इंश्योरेंस कवर आपको प्रोवाइड कर रहा है और उसके जो चार्जेस है वो भी कम है। मतलब जो उसका प्रीमियम ईयरली बेसिस पे जा रहा है वो काफी कम है। तो आपको एक ना एक टर्म प्लान अपनी लाइफ में जरूर जल्द से जल्द बाय करना है, क्योंकि जितना जल्दी आप टर्म प्लान बाय करोगे आपका प्रीमियम फिक्स्ड हो जाएगा और वो सेम दी टर्म, मतलब पूरे पॉलिसी टर्म सेम रहेगा। ठीक है, अब मेरा पॉइंट ये आता है कि अगर आपने इंश्योरेंस नहीं बाई करी उस केस में क्या होता है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक फैमिली है, उनमें एक अर्निंग मेंबर है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए जा रहे हैं काम पे, वर्क पे जा रहे हैं और वर्क से अर्न कर रहे हैं और फैमिली बहुत अच्छी लाइफ जी रही है। फैमिली बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली अच्छी लाइफ जी रही है। और जैसे ही मिस्टर ए अपने काम में और मेहनत करते हैं तो वो फैमिली जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास से अपर क्लास की तरफ शिफ्ट कर रही है। बट दो केस ऐसे आ सकते हैं लाइफ में जब मिस्टर ए वर्क पे नहीं होंगे। पहला केस तो है अल्टीमेटली डेथ। अब डेथ अगर हो गई तो मिस्टर ए वर्क पे नहीं हो पाएंगे और फैमिली को काफी प्रॉब्लम फेस करनी होगी। और सेकंड केस है कि अगर कोई डिसेबिलिटी हो गई या पार्शियल या फुल डिसेबिलिटी होगी और उस केस में अगर वो मिस्टर ए वर्क नहीं कर पा रहे, तब भी अब फैमिली के पास पैसे नहीं आएंगे एंड फैमिली जो मिडिल क्लास से अपर क्लास जा रही थी वो अब नीचे आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब है वो फैमिली और लोगों पे डिपेंड हो जाएगी, हमें पैसे दो, हम अपनी लाइफ को, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऐसे केस में आपके पास एक इंश्योरेंस कवर जरूर होना चाहिए कि इन केस मिस्टर ए अपनी लाइफ में नहीं रहे, बट उन्होंने क्या करा, अपने जो कैश है, अपना जो पैसा है उसको वर्क पे लगा दिया और उस पैसे से आपको इंश्योरेंस का कवर मिला एंड फैमिली का लाइफस्टाइल वही रहा थ्रू आउट द टर्म। मतलब वो जो आगे उनकी जितनी भी लाइफ थी उस लाइफ के लिए उनके पास पैसा आ गया इंश्योरेंस कंपनी से एंड उनके लिए लाइफ बिल्कुल नॉर्मल रही। अदरवाइज अगर उनके पास ये इंश्योरेंस कवर ना होता तो वो लाइफ जो अच्छी अपर क्लास में पहुंच रही थी वो फिर से डिपेंडेंट में आ जाती। तो जितना जल्दी हो आपको एक टर्म प्लान बाय कर लेना चाहिए। जैसे ही आप अपनी जॉब पे लगते हो एक अच्छी कंपनी ढूंढिए। अच्छी कंपनी का मतलब है एनालिसिस करिए, काफी सारी कंपनीज है मार्केट के अंदर, उसमें से देखिए बेस्ट कंपनी जो आपके लिए सुटेबल हो उसका प्रोडक्ट आप बाय करिए। और बाय करते टाइम दो तीन चीजें जरूर देखनी चाहिए। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे ज्यादा होगा आपको उसकी तरफ फोकस करना है, और जो कंपनी आपके अकॉर्डिंग आपके लिए प्रोडक्ट सुटेबल है उसके उस कंपनी को आप चूज करिए। सेकंड, आपने पूछा इंश्योरेंस में भी काफी पॉलिसीज आती है जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड होती है। देखिए मैं तो यही बोलता हूं, मैं खुद एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूं, तो मैं खुद यही बोलता हूं कि यार आप लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग रखिए। इंश्योरेंस बराबर है। अलग है, मतलब टर्म प्लान बाय करिए, एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, बैंक आरडी ये सब करिए, सेफ इन्वेस्टमेंट करिए। बट अगर किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी वाली इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं उनको कहता हूं अगर आपको लाइफ में बहुत ज्यादा सेफ्टी चाहिए, आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए, गारंटेड प्रोडक्ट चाहिए और थोड़ा बहुत इंश्योरेंस कवर चाहिए और साथ में गारंटेड इनकम चाहिए, तब आप वो इंश्योरेंस की पॉलिसी बाय कर सकते हो। अदरवाइज वो इतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होती, क्योंकि जो रिटर्न वहां पे आता है वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता और हमारा पैसा काफी टाइम के लिए फंस जाता है। बट आपकी जो नीड राइट। है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बाय करना है, मैं ये कहता हूँ। समझ गया जी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। काफी इन डेप्थ आपने बताया, एंड आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं आपको सुन के उनके मन में कुछ स्पार्क आएगा, और अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और इंश्योरेंस में अगर नहीं लगाया होगा पैसा अभी तक, तो जरूर लगाने की सोचेंगे। अब हम चलते हैं जसकिरत जी आपकी जर्नी के तरफ, राइट?
फाइनेंशियल अड्डे के बारे में बताइए, इसका मतलब क्या होता है? ये जो अड्डा शब्द है, ये बड़ा एक्साइटिंग और बहुत बहुत एक्साइटिंग और इंट्रिगिंग लगता है। इसका मतलब क्या निकलता है और आपको इसका आइडिया कैसे आया? उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं पहले तो आपको इस वर्ड का मतलब बताता हूँ। देखिए, अड्डा का जी। तो आपको सिंपल मतलब पता है कि अब जैसे हम कहते हैं ना, हमारे फ्रेंड्स का अड्डा है और ये हमारा एक अड्डा है अच्छा। जहाँ पे हम चाय पीते हैं, ये हमारा हाँ, एक अड्डा है जहाँ पे हम इधर जाते हैं तो हम सारे मिलते हैं। तो राइट। वैसे ही मैंने देखा कि यार एक फाइनेंस से रिलेटेड भी एक अड्डा होना चाहिए जहाँ पे उस जगह पे अगर सारे आते हैं ना, तो फाइनेंस के बारे में बात हो, स्टॉक मार्केट बिल्कुल। के बारे में बात हो, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इन सब के बारे में बात हो। और ये नाम सोचने के टाइम मतलब मैंने कोई ऐसे नहीं कि इसके बारे में बहुत सर्च करी कि मेरे पेज का मैं क्या नाम रखूंगा। जस्ट मेरे माइंड में हुँ। आया था फाइनेंशियल अड्डा, और मैंने उस नाम को सोच लिया। और मैंने अपनी मदर को बोला कि मेरे को याद है आज भी डेट, ये अप्रैल मंथ चल रहा था 2018। मैं गया अपनी मदर के पास एंड मैंने मदर को बोला कि मैं भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा। और ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे को ना शुरुआत से मैं आप बिलीव करिए, मैं 10th से जो है अपने फादर के साथ बिजनेस में हूँ। यानी मतलब मैं फादर के साथ हेल्प करता रहता था उनके बिजनेस पे। और धीरे धीरे मैंने अपने भी कुछ साइड हसल बहुत करे हैं। मैंने अपनी लाइफ में छोटे हुँ। छोटे बिजनेस बहुत करे हैं, क्योंकि मेरे को एक अर्निंग करने के लिए बहुत शौक रहता था कि यार मेरे को कुछ अपना अर्न करना है। ठीक है यार, फादर से हमें मिल जाता है, बट ठीक है, आप अपना अर्न करोगे तो आप एक इंडिपेंडेंट जल्दी आई थिंक वो बनोगे। हसलिंग की तो बात जो आपने शुरुआत में की थी, उस पे आ गए वापस, राइट? कि वो हसल बिल्कुल करना बिल्कुल था। बिल्कुल। वो जी, जी, जी। हसल करना मेरे को आज बहुत फायदेमंद है। मतलब वो हसल ने ही मेरे को सिखाया कि बिजनेस कैसे करना है और बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है। और मैं हर 18+ को कहता हूं कि आपको कुछ ना कुछ साइड हसल करना चाहिए, जिससे आपकी अर्निंग अलग आती रहे। मतलब आपको पॉकेट मनी मिल रही है, ठीक है, बट आपको साइड हसल करना चाहिए जिससे आपकी अर्निंग हो, जिससे आपको बिजनेस की नॉलेज मिले। तो ऐसे साइड हसल मैंने काफी अपने कॉलेज टाइम में बहुत साइड हसल करे हैं। एंड देन फिर उसके बाद मैंने अपनी ये इन्वेस्टमेंट्स के बिजनेस स्टार्ट करे। उसमें मतलब मैं 21 का हूँ, मैं डीमैट अकाउंट ओपन भी करने जा रहा हूँ। मतलब मैं कॉलेज, सुबह कॉलेज पढ़ वाह! रहा हूँ एंड शाम को मैं डीमैट अकाउंट ओपन करने क्लाइंट के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने अर्निंग के लिए बहुत मेहनत करी, ठीक है। तो उससे मैं पॉइंट मेरा ये आया कि अब 2018 में था, मैं कॉलेज डेज में थे, मैंने मम्मी को बोला कि अपनी मदर को बोला कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा। एंड माय मदर सेड यार तू पागल हो गया है, तू जा पढ़ाई कर, पढ़ाई में ध्यान दे। तो मेरे को कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं स्टार्ट तो जरूर करूंगा। और मैं काफी वीडियोस देखता था, काफी सारे चैनल्स मेरे फेवरेट चैनल्स थे उस टाइम। प्रांजल सर का चैनल था, प्रांजल कामरा जी का। और जी। फिनोवेशंस, वन ऑफ द फेम, मतलब मेरे लिए बेस्ट चैनल था, मैं उनकी वीडियोस बहुत देखता था। ऐसे ही देखते देखते उनकी वीडियोस से मेरे को एक अपना वो आया कि यार मेरे को भी स्टार्ट करना है। एंड मैंने यूट्यूब चैनल से स्टार्ट किया एंड यूट्यूब के बाद मैंने इंस्टाग्राम पे फोकस करा। अब धीरे 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 मेरे को काफी मतलब प्रॉब्लम आई कि इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं होती, आपको पता ही है। एंड 2018 में मैंने आपको बताया स्टार्ट किया। 2020 मार्च में जब लॉकडाउन का टाइम था, फर्स्ट लॉकडाउन का, तब मेरे इंस्टाग्राम में 5000 फॉलोअर्स हुए थे। तो आप देखिए कितने टाइम, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए कि इसको मेरे हुँ। को 0 से 5000 पहुंचने और में। सब एंड ऑर्गेनिक उसके बाद फॉलोवर्स, हाँ, व्यूअर्स के या नॉलेज के लिए सब एवरीथिंग ऑर्गेनिक। वाज़ ऑर्गेनिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये नहीं कर रहा। मैंने ये बहुत लोगों ने मेरे को बोला यार ऐसे भी रास्ते हैं कि आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, फॉलोअर्स आएंगे अपने आप आएंगे, मैं अपना काम करता रहूंगा। जिसको पसंद होगा वो मेरी वीडियोस देखेगा, जिसको पसंद होगा वो मेरा कंटेंट देखेगा। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा। आना है देखो, सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करो, नहीं करना तो आप देखो जरूर, मेरा ये मानना था। एंड धीरे धीरे करते 5000 हुए, 5000 से 10,000, 10 से 50, एंड धीरे धीरे करते आज 2,47,000 के क्लोज है हम लोग। वाओ! एंड ओवरऑल वंडरफुल। 3 लाख+ फॉलोअर्स है ऑल अक्रॉस सोशल मीडिया। अमेजिंग। मतलब काफ़ी काफ़ी अच्छी जर्नी रही है आपकी, हार्ड वर्क भी है और थोड़ा स्लो ग्रोथ होके फिर वो एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ भी आपने देखा है अपनी राइट। अपनी जर्नी में, राइट? ऑल्सो मैं फाइनेंशियल अड्डा को बहुत क्लोज़ली फॉलो करता हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ कि आप आईपीओ के बारे में भी काफ़ी बात करते हैं। तो इसके बारे में भी मैं सोच रहा हूँ कुछ चर्चा किया जाए। और अभी जैसे ये हॉट सीज़न चल रहा है आईपीओ का, ज़ोमैटो का आया, पेटीएम का आया, अभी एलआईसी का आ रहा है। तो हमारे जो यंग जनरेशन है उनके मन में भी रहता है कि आईपीओज़ में अप्लाई करना चाहिए, बहुत ही नई चीज़ है ये उनके लिए। तो आप राइट। ये बताइए कि सब आईपीओ में सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है कि नहीं होता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी ये बात नहीं है कि अगर आपने मतलब, अब हुआ क्या कि आईपीओस में ना बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन आ गई।
ओवर द लास्ट 2 years इतनी सब्सक्रिप्शन हमने नहीं देखी थी। जब मतलब मैं आईपीओ बहुत टाइम से लगा रहा हूँ, लास्ट 4 year से लगा रहा हूँ, जब मैं आईपीओ लगाता था आईपीओ सब्सक्राइब होता था 2 times 3 times 4 times ओवरऑल। आज आईपीओ सब्सक्राइब हो रहे हैं 200 times 100 times 150 times। तो बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई। उससे क्या हुआ, हर किसी को अलॉटमेंट नहीं मिल रही, बिकॉज रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट इज ट्रूली बेस्ड ऑन लॉटरी सिस्टम। अब हर किसी को तो अलॉटमेंट मिलेगी नहीं। अब क्या होता है, जैसे मेरे को अलॉटमेंट मिल गई और मेरे दोस्त को नहीं मिली ना, उसको होगा यार मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिली, इसको मिल गई, उसको एक जेलसी रहती है। और वो क्या करेगा, अगला कोई भी आईपीओ आएगा उसको अप्लाई कर देगा, बिना उसके एनालिसिस करे, बिना उसके बारे में जाने उसमें अप्लाई कर देगा। और यही चीज हुई सिद्धार्थ जी पेटीएम के आईपीओ में। अब हमने पेटीएम आईपीओ के ऊपर वीडियो बनाई और सबको बोला कि पेटीएम आईपीओ मैं तो अवॉइड कर रहा हूं, आप भी देखिए काफी रिस्क वाला आईपीओ, अगर अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कर दीजिए। उसी तरह पेटीएम आईपीओ, पीबी फिनटेक आईपीओ, कार ट्रेड आईपीओ, इनको कुछ मैंने अवॉइड्स का बोला था कि रिटेल इन्वेस्टर इसको अवॉइड करे, रिस्क यहाँ पर ज्यादा है। बट वही बात हुई, मैंने आपको बताया कि अलॉटमेंट जिनको नहीं मिल रही थी उनको था कि हमें पेटीएम में लगाएंगे या कार ट्रेड में या पीबी फिनटेक में लगाएंगे तो हमें अलॉटमेंट मिल जाएगी। और वही हुआ, हमने लगाया नहीं तो उन लोगों को अलॉटमेंट मिल गई क्योंकि सब्सक्रिप्शन कम थी। तो अलॉटमेंट मिलने से अब उनके पास आ गया आईपीओ। अब वो आईपीओ ऑलरेडी ही डिस्काउंट लिस्टिंग में हो गया तो उन्होंने सेल नहीं किया, यार मेरे को हो रहा है लॉस। अब वो धीरे धीरे करते करते, आप बिलीव नहीं करोगे, इन सब आईपीओ में, अगर मैं इन कॉमन आईपीओ है ये पीबी फिनटेक, पेटीएम एंड उसके बाद कार ट्रेड, इनमें ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपकी चली गई है। मतलब किसी ने अगर 15,000 इन्वेस्ट किया है तो आज उसके पास सिर्फ 7,500 बचे हैं। तो हर आईपीओ में हमें अप्लाई नहीं करना। हमें आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उसके बारे में उसका रिस्क जानना बहुत जरूरी है। काफी लोग उसका रिस्क नहीं समझते, हम लोग ना उसका रिस्क समझ लेते हैं। अगर हमें लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है तो हम कम अप्लाई करते हैं, यानी 1 लॉट अप्लाई कर दिया, 2 लॉट अप्लाई कर दिया। बट हमें जब लगता है ये आईपीओ बहुत अच्छा है, ये अच्छे लिस्टिंग गेन दे सकता है, लॉन्ग टर्म में अच्छे गेन दे सकता है, वहीं हम 10 12 15 लॉट्स तक अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं आप अप्लाई करिए, मैं खुद अपने लॉट्स अप्लाई करता हूं। तो हमें उसके बारे में एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। देखना पड़ेगा कि आईपीओ अच्छा, उसकी मार्केट की डिमांड हमें बताएगी कि मार्केट में उसका कैसे लिस्टिंग गेन्स होंगे। तो ये सब जानने के लिए आपको एनालिसिस जरूर करना है। और इसके ऊपर मैंने अपने यूट्यूब चैनल में, फाइनेंशियल अड्डा के चैनल पे बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करी हुई है आईपीओ के ऊपर, और पर्सनल मैंने वेबिनार्स भी इसके ऊपर करे हैं आईपीओ के ऊपर, कि आपको आईपीओ लेने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना होता है। तो मैं तो आपको व्यूअर्स को कहूंगा कि मेरे चैनल पे वो विजिट करके इनके वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग्स भी चेक कर सकते हैं, और उससे आईपीओ का एनालिसिस करना आ जाएगा। तो ये जब एनालिसिस करना आ गया तो हर एक व्यूअर या हर एक रिटेल इन्वेस्टर हर आईपीओ में अप्लाई करना बंद कर देगा और उसी आईपीओ में अप्लाई करेगा जिसमें उसको एक श्योरिटी होगी, जिसमें उसका एनालिसिस बोलेगा कि हाँ इस आईपीओ में अप्लाई कर दो। जी जी जी, वंडरफुल। तो आई थिंक बॉटम लाइन यही है कि वो फोमो के तरफ ना जाएं और एनालिसिस के बाद ही आईपीओ में सब्सक्राइब करने का सोचें। इसका मतलब हुआ कि सब आईपीओ में सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, परफेक्ट। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक फाइनल सवाल मेरा और फिर हम इसको रैप अप कर देंगे। आप ये बताइए, जो आज के जो व्यूअर्स हमारे जो जो देख रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को अलग अलग फॉर्मेट में देखेंगे, जिस भी फॉर्मेट में देख रहे हैं उनके लिए कुछ पार्टिंग एडवाइस दीजिए। कुछ ऐसा एडवाइस दीजिए कि वो जैसे ही वीडियो देखना बंद करे वो तुरंत एग्जीक्यूट भी कर पाए और उससे लाभ भी उठा पाए। बिल्कुल। तो मैंने पहले ही सेशन के बीच में ही बोला था कि जितने व्यूअर्स रिटेल इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको एक एग्जीक्यूशन यही करना है कि एसआईपी तो जरूर स्टार्ट करनी है। चाहे आप 18 प्लस हो गए हो, जैसे आपका पैन कार्ड बन गया है, आपको 500 या 1000 रुपए की मिनिमम, देखिए आज के टाइम पे अगर मैं पॉकेट मनी की बात करूं तो एक एवरेज 5000 रुपीज हर किसी की पॉकेट मनी होती है। मुझे पता है कि काफी लोगों की कम होती है, किसी की ज्यादा भी होती है, बट मेरा मानना है कि अगर आपको 2000 भी मिल रहे हैं ना, आप कोशिश करिए उसमें से सिर्फ 500 सेव करने की। आप कोशिश करिए सिर्फ 100 रुपीज। आपको पता ही होगा कि एसआईपी 100 रुपीज से भी स्टार्ट हो जाती है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो देखिए अगर आप 100 रुपीज से भी एग्जीक्यूशन कर दोगे ना 18 प्लस से, तो आपको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन, आपको एक इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन आ जाएगा। उससे क्या होगा, जैसे आप अर्निंग करने स्टार्ट कर दोगे, आप उस एसआईपी को 100 की 1000 कर दोगे, 1000 से 2000 कर दोगे, एंड धीरे 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 कंपाउंडिंग वर्क करेगी और काफी अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी आपकी 30s 40s में आते आते ही। तो जितना जल्दी हो, एक 18 प्लस या 20 प्लस हो, तो आपको 500 की मिनिमम एसआईपी या 1000 की मिनिमम एसआईपी जरूर स्टार्ट करनी चाहिए। और सेकंड मेरा है कि अगर आप 18 प्लस हो
पढ़ाई करो, बहुत जरूरी है, स्टडी से हमें सब कुछ मिलेगा, और साइड हसल जरूर करो, कुछ ना कुछ साइड हसल करो, जिससे एक आप अपनी अर्निंग करोगे और वो अपनी अर्निंग से आप जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनोगे। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ अपने रिटेल इन्वेस्टर या सारे व्यूअर्स के लिए। वंडरफुल। तो एक पॉइंट जो आपने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वेल्थ क्रिएशन, और उसी के अराउंड राइट रिसर्च भी इवॉल्व करता है, जहां पे हम द साइंस ऑफ वेल्थ क्रिएशन को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, नॉट ओनली फॉर द इन्वेस्टर्स हु आर सिटिंग ऑन टॉप, बट फॉर एवरीबडी, ऑल रिटेल इन्वेस्टर्स एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो विद दैट सेड, थैंक यू ऑल द व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग इन। फाइनेंशियल अड्डा को जरूर फॉलो कीजिए, जसकिरत जी के यूट्यूब पेज को, इंस्टाग्राम पेज को, इनका टेलीग्राम चैनल भी है और ये काफी रिस्पॉन्सिव भी है, तो आप इनको रीच आउट भी कर सकते हैं। और साथ ही राइट रिसर्च को फॉलो करना मत भूलिएगा। हम ऐसे एक्साइटिंग सीरीज, सेशंस और एस्टीम्ड गेस्ट के साथ लेके आएंगे आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, एंड राइट रिसर्च की पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू।